So we have discussed applied mechanics in first semester, and the next part is structural mechanics और SM. अप्लाइड मैकेनिक्स में हमने डिस्कस किया था कि हम वहां पे जो भी बॉडी कंसीडर कर रहे थे वो किस टाइप की बॉडी डिस्कस कर रहे थे, किसी को आइडिया? सॉलिड सर, rigid body sir. So here in applied mechanics we consider that the body Rigid, sir. is rigid. ठीक है, रिजिड मतलब क्या? उसके अंदर, बॉडी के अंदर कोई डिफॉर्मेशन परमिसिबल परमिट नहीं किए जाएंगे. ठीक है, we consider the body as rigid body. ये हमने डिटेल में स्टडी किया था. Thereafter we again in applied mechanics we have discussed static body. Okay, this is static body. Here the motion was not present on the body, and thereafter we have analyzed the effect of force and other things on the body. And the second was dynamic bodies. Okay, where the bodies was in motion. So these topics we have already covered. Here in applied mechanics, our main motto was how analyze the effect of force on the body. ठीक है, हम फोर्स की वजह से बॉडी के ऊपर इफेक्ट को एनालाइज कर रहे थे. सब हमने बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया. Thereafter we are concerned with what will be the mass, what will be its velocity, what will be its acceleration, and so on so forth. ठीक है, उसके बाद हमने कहा था कि अगर बॉडी पे, अगर वो बॉडी किसी और फ्लोर पे रेस्ट कर रही है, ठीक है, तो उस पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम कंसर्न थे जो भी हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया उसकी वजह से बॉडी पे क्या इफेक्ट आ रहा है. ठीक है, कितने रिएक्टिव वेलोसिटी से मूव कर रही है, कि कितना एक्सेलरेशन है, क्या फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है. बट हियर इन एसएम यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट आ रहा है उस फोर्स की वजह से, उसको एनालाइज करेंगे. ठीक है, तो अब बॉडी के अंदर अगर हमें एनालिसिस करना है तो उस बॉडी को हम क्या, कैसी बॉडी मान सकते हैं? डिफॉर्मेबल बॉडी. क्योंकि अब हमें बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट आया, हमने जो फोर्स लगाया तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर कितना डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुआ. ठीक है, उस चीज को एनालाइज करेंगे. तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं हमारी जो बॉडी है तो कैसी है, डिफॉर्मेबल बॉडी है. कोई भी बॉडी अगर जो भी प्रेजेंट है वो हमारी परफेक्टली रिजिड नहीं होगी. ठीक, पर हमने अपनी एनालिसिस के लिए, हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स में मेन एम ये था कि हम उसके फोर्स के इफेक्ट को एनालाइज करें. तो इसलिए हमने वहां पे बॉडी को कंसीडर कर लिया था रिजिड बॉडी. ठीक है, नाउ हियर इन एसएम हमें यहाँ पे उस फोर्स की वजह से उस बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो एनालाइज करना है. तो इसलिए हमने यहाँ पे बॉडी को क्या कहा, डिफॉर्मेबल मान के चलो. क्योंकि जो रियल लाइफ में भी एग्जाम्पल है सारे, वो सारी की सारी बॉडी कैसी होंगी, डिफॉर्मेबल होंगी. क्लियर यहाँ तक? So our this is SM. SM क्या है? It is the branch of science. This is the branch of science which deals with the influence of loading. ठीक है, क्या कौन एक ब्रांच है साइंस की जो लोडिंग की वजह से क्या इफेक्ट आ रहे हैं हमारी किस टाइप की बॉडी पे, डिफॉर्मेबल बॉडीज पे. उनकी स्टडी करेंगे. तो उस टाइप की स्टडी को हम स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में कवर करेंगे. ठीक, तो हमने अप्लाइड मैकेनिक्स में कवर किया था वो ब्रांच ऑफ साइंस जो लोडिंग की वजह से इफेक्ट दिखाए किस पे, रिजिड बॉडी पे. उसी का एडवांस जो सब्जेक्ट है दिस इज स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स. यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्रांच ऑफ साइंस जो हम स्टडी करेंगे इसकी वजह से, लोडिंग की वजह से किस टाइप की बॉडी पे, डिफॉर्मेबल बॉडीज पे. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग हमने क्लासिफाई किए थे. अगेन वहां पे भी
अगेन कुछ रिकॉल करा देता हूँ, कुछ टाइप की लोडिंग्स होते थे। जो भी लोडिंग हमारी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होंगे, ठीक, उनके कुछ क्लासिफिकेशंस हैं। तो बेस्ड ऑन अगर हमारा लोड मूविंग है या फिर स्टेशनरी है, उसकी बेसिस पे क्लासिफाई किया गया। तो अगर हमारा लोड स्टेशनरी रहेगा तो उस टाइप के लोड को हम क्या देते हैं, स्टैटिक लोड। If our load is in motion, then we can say a dynamic loading. अगर लोड हमारा किसी भी बॉडी पे अप्लाई हो रहा है और वो स्टैटिक कंडीशन है, तो उस टाइप के लोड को हम स्टैटिक कह देते हैं। इसके फर्दर क्लासिफिकेशन हो सकते हैं लाइक सेल्फ वेट, और बॉडी वेट। दिस इज ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, और सरफेस लोडिंग। डायनेमिक लोडिंग इज क्लासिफाइड एज इम्पैक्ट और इंस्टेंटेनियस लोडिंग, जहां पे डायनेमिक मोशन के साथ हो अब लोड अप्लाई किया गया हो। Here it is impact loading और इंस्टेंटेनियस लोडिंग, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ही पूरा लोड अप्लाई कर दिया गया, उस टाइप के लोड को इंस्टेंटेनियस लोडिंग कहा जाएगा। And the second type is cyclic loading or fatigue loading. This will we will discuss in detail in upcoming lectures. तो ये बेस्ड ऑन किस तरह से लोड अप्लाई किया जा रहा है, ये उसका क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह से लोड हमारा अप्लाई किया गया है सरफेस पे, उसके बेस पे क्लासिफिकेशन, इसे हम कह देते हैं बेस्ड ऑन पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। The first type of load is concentrated load। कॉन्सेंट्रेटेड लोड वो होते हैं जिनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो भी हमारे सरफेस पे है वो बहुत ज्यादा कम हो, उस टाइप के लोड को हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड लोड। लाइक so this is suppose this is your beam, इस पे कोई भी किसी भी पॉइंट पे एक पॉइंट लोड लग रहा है, एक लोड लग रहा है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस ओवरऑल लेंथ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम है, तो इस टाइप के लोड को हम क्या देते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड लोड। द लोड the area of contact is very negligible as compared to its other dimension। तो इस टाइप के लोड को हम क्या देते हैं, क्या कंसेंट्रेटेड लोड। जैसे सपोज ये जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है डीए, जहाँ पे वो कांटेक्ट कर रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 0 है, फिर इस टाइप के लोड को हम क्या कह देंगे, कंसेंट्रेटेड लोड। सो दिस इज योर फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। The second of the type is uniformly
डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये किस टाइप का लोड होगा? ध्यान है किसी को? जो सर सर पूरे पूरी बीम सर्कल पर यूनिफॉर्मली सर डिस्ट्रीब्यूट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा सर। सही है, वो लोड जो पूरी बीम पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो, उस टाइप के लोड को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, दिस इज अगेन, दिस इज योर बीम, दिस इज योर फर्स्ट सपोर्ट, दिस इज योर सेकंड सपोर्ट, the load which is present throughout it this beam is in equal amount is termed as uniformly distributed load. इसको रिप्रेजेंट करने का एक ये तरीका है, एंड द सेकंड ऑफ द मेथड इज इक्वल, अगर सारे पॉइंट लोड सेम इंटेंसिटी के थ्रू आउट द बीम अगर अप्लाई किए गए हों, तो वो भी यही रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आर वन एंड द सेम थिंग। Here, this is termed as uniformly distributed load। अगर जो लोड है पूरी बीम पे इक्वली अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस टाइप के लोड को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। The next type of loading is uniformly varying load। This is a type of load जिसमें इंटेंसिटी, लाइक प्रीवियस में क्या था? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जो इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग थ्रू आउट द बीम वाज सेम, but in this uniformly varying load the intensity also keep on changing along the length। तो इस टाइप के लोड को हम कहते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, as you can see also, यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी है? दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ लोड। as we are moving from right to left, the intensity is decreasing, और वाइस वर्सा इंटेंसिटी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। क्लियर? Now the next type is of load is concentrated moment और कपल। अगर किसी भी पॉइंट पे हमारी बीम में अगर एक कोई लोड एक्ट कर, मोमेंट एक्ट करे, ठीक है, तो उसे हम कह देते हैं कंसंट्रेटेड मोमेंट या फिर कपल। दिस इज योर बीम,
अगर इस बीम में किसी भी पॉइंट पे हमारा मोमेंट एक्ट कर जाए तो उस टाइप की लोडिंग को हम कह देते हैं कंसंट्रेटेड मोमेंट या फिर कपल। इट इज रिप्रेजेंटेड एज दिस, so it is acting at C point। ये हमारा बीम में किसी भी पॉइंट पे एक्ट कर सकता है, उस कहीं पे भी एक्ट करेगा उसे हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड मोमेंट या फिर कपल। नेक्स्ट टाइप ऑफ लोडिंग इज, लास्ट वन वाज कौन से नंबर की थी वो? 4th थी। दिस इज योर आगे सर। सर फोर्थ, सर इसे फिर से रिपीट कर दो। कंसंट्रेटेड मोमेंट होता है किसी भी पॉइंट पे अगर बीम पे अगर मोमेंट अप्लाई हो जाए, डायरेक्ट हम मोमेंट अप्लाई कर दें, ठीक है, तो उस टाइप की लोडिंग को हम कंसंट्रेटेड मोमेंट कह देते हैं या फिर कपल कह देते हैं। क्लियर? सब फिगर में समझा दो, समझ नहीं आ रहा ये सी पॉइंट पे क्या है। क्लियर नहीं हुआ। सर यहाँ पे ट्विस्ट हो रहा है। एक मिनट, मोमेंट दिखाना है आपको। थोड़ा विजुलाइज करो, देखो अगर हमारी ये बीम है ए बी, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक इस तरह से स्ट्रक्चर लगा हुआ है, तो ये इस पे क्या करेगा, रोटेट करेगा ना इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यस ठीक, तो जो रोटेशन प्रोड्यूस होगा उसे हम कह देते हैं कपल या फिर मोमेंट। ठीक है, या तो आप उसको इस सिंबल से यूज करो या फिर हम इसे ये सिंबल दिखा देते हैं, इस तरीके से रोटेट कर रही है ये हमारी बॉडी। ये वाली ये बीम हो गई जो मैंने ए सी ई एफ, दिस इज ई एफ, दिस इज ई एंड एफ। अब इसको इस तरीके से रोटेशन दे रहे हैं, ठीक, जो टॉप फाइबर को क्या करे, कंप्रेस करे, ठीक, इधर कंप्रेस हो जाएगी और नीचे क्या होगी, एक्सटेंड करेगी, ऐसे ही मूव करेगी ना जब ये मोमेंट लगेगा। यस ठीक, इसे हम कह देते हैं कंसंट्रेटेड मूवमेंट या फिर कपल। क्लियर? यस सर क्लियर। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट, यूडीएम, हम कह देते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट। सिमिलर है कैसे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के। ठीक, अगर हमारा जैसे लोड हमारी बीम पे थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड था तो उसे हमने कह दिया था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। सेम अगर यहाँ पे हमारा मोमेंट जो है पूरी बीम पे इक्वली अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उसे हम क्या कह देंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट। इक्वल अमाउंट के मोमेंट
थ्रू आउट द बीम अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसे हम क्या देते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट। Next type of loading is uniformly varying moment. ये किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका? मोमेंट के क्या होगा? यूनिफॉर्मली वेरिएबल मूवमेंट। लोड का डिस्ट्रीब्यूशन जब मोमेंट क्या कर रहा हो, यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा हो। मोमेंट लग रहा है और क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है एज वी मूविंग फ्रॉम ए टू बी। मोमेंट लग रहा है, ठीक है, हैविंग यूनिट ऑफ किलो न्यूटन मीटर पर मीटर लेंथ। ठीक, तो ये हमारे कुछ लोड के क्लासिफिकेशन थे। सर प्रेशर होता है एक तरीके से। क्या होता है? प्रेशर। इसके ऊपर प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया। चलो, फोर्स अपन एरिया होता है। सो हियर इन स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, जैसा पहले डिस्कस किया था, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम बॉडी के अंदर फोर्स की वजह से क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमने बॉडी को यहाँ क्या किया, डिफॉर्मेबल कंसीडर किया था। और इन रियल लाइफ जितनी भी बॉडीज होती हैं वो एक्चुअली में ही डिफॉर्मेबल होती हैं किसी ना किसी एक्सटेंट तक। तो व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, ठीक है, कोई भी हमारी बॉडी है, अगर हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो इसके अंदर दो केसेस हो सकते हैं। ठीक है, दो सिनेरियो पॉसिबल हैं। द फर्स्ट ऑफ द सिनेरियो इज ये डिफॉर्म करेगी, ठीक, इसके अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा और एक टाइम के बाद ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, फोर्स इसको एक्सटर्नल रिएक्शन जो है इसे बैलेंस कर लेगा। दिस विल बी आवर फर्स्ट केस। सेकेंड केस सिनेरियो में क्या हो सकता है, अगर हमने किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया, उस फोर्स के एप्लीकेशन की वजह से उसकी इंटरनल स्ट्रेंथ इतनी नहीं थी, डिफॉर्मेशन स्टार्ट हुई और इतनी ज्यादा हुई कि ये बॉडी ब्रेक कर गई दो पार्ट के अंदर। ठीक है, तो इट ब्रोकन आउट इन टू पीसेस। तो हमारी जो स्ट्रक्चर एंड मैकेनिक्स की एनालिसिस है वो हमारी इस फर्स्ट केस के लिए वैलिड होती है। यहाँ पे हम बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं और हम अज्यूम करते हैं कि अगर उस बॉडी के अंदर कुछ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुआ, सम टाइम, कुछ टाइम के बाद उसके अंदर डिफॉर्मेशन आएगा, धीरे धीरे डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगा उस बॉडी के अंदर, और जो बॉडी है उसके अंदर जो चेंज आया, सपोज दिस इज एल लेंथ, आपने ये हमारा सिर्फ और सिर्फ जो स्ट्रक्चर मैकेनिक्स की जितनी भी आगे जितनी भी थ्योरीज होंगी वो सिर्फ और सिर्फ पहले केस के लिए एप्लीकेबल होंगी। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो दिस इज हमारी कोई एक बॉडी है, फिक्स्ड है, टॉप से हमने फोर्स अप्लाई किया, इसके अंदर क्या डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगा कुछ ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लोड, और कुछ टाइम के बाद ये बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। ठीक, इक्विलिब्रियम का मतलब जितना फोर्स
इस पे लग रहा है उतना ही रिएक्शन प्रोड्यूस हो गया और इसके अंदर डिफॉर्मेशन आ गया और ये ब्रेक नहीं की। ठीक, उस टाइम पे जब इसके अंदर डिफॉर्मेशन आ गया किसी भी सेक्शन पे जो रिएक्शन होगा वो क्या सेम होगा। सपोज दिस इज योर एक्स एक्स, अगर मैंने अभी बॉडी में से एक्स एक्स सेक्शन को अलग किया, इंटैक्ट है ओरिजिनली, फॉर एनालिसिस पर्पस मैंने यहाँ से एक्स एक्स पे सेक्शन को काट के अलग निकाला बाहर। यहाँ पे ये फिक्स थी अगेन, ठीक, ओरिजिनल शेप है, फिर से उसको रिपीट कर रहा हूँ वहां पे वाला। दिस इज योर लोड इज अप्लाइड, after the application of load some elongation is produced in this, और फिर ये बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में आ गई। इसके बाद इसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन नहीं प्रोड्यूस हुआ ड्यू टू दिस एप्लीकेशन ऑफ दिस लोड एफ। अगर मैं किसी भी पॉइंट पर बस सेक्शन यहाँ से कट करूं और इसको एनालाइज करूं, ठीक है, यहाँ पे नीचे फोर्स लग रहा है तो एक्सटर्नल रिएक्शन कितनी हो जाएगी यहाँ पे, दिस विल बी व्हाट, इक्वल होगा, हो जाएगा। हमने समेशन ऑफ फोर्स क्या कर लिया, समेशन ऑफ फोर्स वाई डायरेक्शन में 0 कर दिया, तो वहां से क्या आ जाएगा, ये रिएक्शन कितनी आ गई, एफ। अगर अब मैंने इसे यहाँ पे एक्स एक्स पे कट किया कोई भी सेक्शन एनालाइज करने के लिए कि कितना इसके अंदर फोर्स डेवलप हो रहा है ड्यू टू दिस बॉडी रेजिस्ट कर रही है ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ दिस एफ फोर्स, ठीक है। अब उसको एनालाइज करने के लिए हमने यहाँ से कट किया और अब लाके फिर एनालाइज कर रहे हैं, दिस इज अगेन सेम उसी सेक्शन को एनालाइज कर रहे हैं, तो उतना ही सेक्शन बना रहा हूँ वापस, ठीक है, ऊपर वाला सेम उतना ही है। ये हमारी एफ फोर्स लग रही है, ठीक है, ये फोर्स लग रही थी उस पर ओरिजिनली। इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में अगर रहना है तो यहाँ पे एक क्या एक्सटर्नल रिएक्शन आएगी, यस सर, यस सर, यस सर, आई है। so this will be this external reaction, internal reaction which will be produced in it in order to remain this lock in equilibrium, C D E F। अगर इस ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में रहना है इंटरनली भी तो एक इंटरनल फोर्स डेवलप करेगी। सपोज उस फोर्स को हमने कह दिया R, तो इस R का मैग्नीट्यूड कितना होगा, एफ के इक्वल होगा सर। ठीक है, हम इक्वेट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन विल बी 0, so we can say R minus F equals to 0, R equals to F। तो कह सकते हैं जितना भी इंटरनल रिएक्शन फोर्स होगा वो उतना ही होगा जितना हमारा अप्लाइड फोर्स है। यस। ठीक,
तो So, इससे मीन्स एक बार बॉडी इक्विलिब्रियम में आने पे फिर लेंथ में चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है? एक बार जब बॉडी इक्विलिब्रियम में आ गई, वो किस वजह से आई थी, इसी प्रॉपर्टी को हम स्ट्रेस कहते हैं। ठीक, ये इंटरनल प्रॉपर्टी होती है बॉडी की कि जो भी आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया उसको रेजिस्ट करने के लिए वो इंटरनल रिएक्शन डेवलप कर लेती है। ठीक, तो उस इंटरनल रिएक्शन या रेजिस्टेंस को हम क्या कह देते हैं, स्ट्रेस। ठीक, तो स्ट्रेस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है उस बॉडी का विच इज डेवलप टू रेजिस्ट द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस इन इट। ठीक है, ये डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुआ, ये दिस जो एडिशनल पोर्शन डिफॉर्म किया बॉडी का, उसको रेजिस्ट करने के लिए इस बॉडी ने अपने अंदर क्या इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप कर लिए। ठीक, उस स्ट्रेस उस रेजिस्टेंस को हम स्ट्रेस कह देते हैं। ये एडिशनल डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुआ किसकी वजह से, एफ फोर्स की वजह से। अब इस डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने के लिए बॉडी ने ये इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया अपने अंदर। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम स्ट्रेस कह देते हैं। ओके सर। ठीक है, दिस विल बी डेवलप थ्रू आउट इट्स width. Clear? Yes, sir. So stress is what? Stress is internal resistance of a body which is developed to resist deformation. ठीक, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखा होगा। सब लोग जिम जाते होंगे या फिर कभी देखा ही होगा, हाथ में जब डंबल उठाते हैं, ठीक है, हाथ में डंबल लो और डंबल को नीचे की ओर कर दो, ग्राउंड की तरफ। ठीक है, डंबल का वेट किधर लग रहा होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता है वेट उसका। हमारा जो हैंड है इसके अंदर क्या होती है, मसल्स। तो यहाँ पे ये मसल्स क्या इंटरनली अपने आप को रेजिस्ट करने के लिए इनकी वेन्स आने लगती हैं, रेजिस्ट कर रही होती हैं अपने आप को लोड को। ठीक है, तो जो हमारी वेन्स होती है इसके अंदर क्या हो जाता है, टेंशन डेवलप हो जाता है। बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस ये हम क्या लोड को हाथ में लेके खड़े रह पाते हैं। क्लियर? यस Yes, sir. ऊपर उठाते हैं तो ये जो रेजिस्टेंस वो बढ़ जाता है जो मसल्स का। हाँ, क्योंकि हमारे अंदर तो मसल टेंशनिंग में आने लगती हैं, इसीलिए हमारी वेन्स बाहर आके दिखने लगती हैं हमें। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, फ्री में एकदम फ्री फॉर्म में रहती है, पर जैसे ही वेट पड़ा तो उसके अंदर क्या इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होना स्टार्ट हो गया। रेजिस्टेंस किस लिए, एक्सटर्नल लोड को रेजिस्ट करने के लिए। ठीक है, तो उसी को हम कह देते हैं क्या, स्ट्रेस में आ गई हैं मसल्स। ठीक है, या टेंशन हो गई हैं। क्लियर? Yes, sir. So now the classification of stress. स्ट्रेस की क्लासिफिकेशन किस तरह हो सकती है? बेस्ड ऑन लोडिंग ये क्लासिफाई की गई है टेंसाइल स्ट्रेस में, कंप्रेसिव स्ट्रेस में या फिर शियर स्ट्रेस में। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस, द सेकंड इज compressive compressive stress and the third is shear shear stress। बेस्ड ऑन लोडिंग, किस टाइप की लोडिंग अप्लाई की जा रही है उसी टाइप की स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी। इसको एनालाइज करते हैं। सपोज
फर्स्ट इज टेंसाइल स्ट्रेस. This is your body which is attached to a roof or any structure. ये attached है यहाँ पे. So this F force is acting on it in downward direction. इसी टाइप के फोर्स को हम टेंसाइल फोर्स भी कहते हैं. ठीक है, इसकी वजह से बॉडी क्या करेगी, डिफॉर्म करेगी. So this is the deformed shape. आफ्टर डिफॉर्मेशन जब कंप्लीट हो गई, उसके बाद जब बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में आ गई, एट दैट इंस्टेंट, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर किस टाइप के स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे, उस टाइप के नेचर को हमने क्लासिफाई किया था टेंसाइल से, कंप्रेसिव से या फिर शियर से. ठीक, अब हम देख रहे हैं कि किस टाइप के स्ट्रेसेस जो प्रोड्यूस होंगे उसे हम कब टेंसाइल कहते हैं, कब कंप्रेसिव कहते हैं. इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो डिफॉर्मेशन आया, उस डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने के लिए बॉडी के अंदर स्ट्रेसेस डेवलप किए होंगे. उनका नेचर कैसे होगा, किसी भी पॉइंट पे हमने क्रॉस सेक्शन कट किया. ठीक है, अगर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस चेक करना है तो हमें वो कैसे पता चलेगा, जब हम उसके अंदर जा करके चेक करेंगे. ठीक, ये इंटरनल प्रॉपर्टी है, ये हमें ऐसे तो पता चलेगी नहीं, ठीक है, बाहर देखने से. ठीक है, इंटरनल प्रॉपर्टी देखने के लिए हमें क्या क्रॉस सेक्शन कट करना पड़ेगा. तो हमने x क्रॉस सेक्शन कट किया और इस सेक्शन को लेके हम बाहर आ गए. So this is your same law. और बेटर विजुअलाइजेशन की हमने एक पार्ट ये रखा और इसके ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे ये रहा. क्लियर. अब यहाँ पे अगर इस बॉडी को, इस पोर्शन को इक्विलिब्रियम में रहना है, यहाँ पे F फोर्स लग रहा था, दिस इज योर F फोर्स एक्टिंग ऑन इट. अगर इस पोर्शन को इक्विलिब्रियम में रहना है तो इसके अंदर किस टाइप के स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे. सपोज किया हमने ये एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस जो डेवलप हुआ उसका नेचर ऐसा है. अभी हमें पता नहीं, कैलकुलेट कर लेते हैं. नेम दिस एज R. तो समेशन ऑफ फोर्स, अगर इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में रहना है तो हम क्या कह सकते हैं, समेशन ऑफ फोर्स क्या होंगे, वाई डायरेक्शन में क्या होंगे, 0. ठीक, 0. अगर हमने अपवर्ड पॉजिटिव लिया तो डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, नेगेटिव. ठीक है. तो अपवर्ड पॉजिटिव कंसीडर किया, माइनस F इज इक्वल्स टू 0. तो क्या कह सकते हैं, जो रिएक्शन है वो कितना है, सेम है F के, और उसका नेचर भी कैसा है, जैसा कि F का ही नेचर है. ठीक है, F फोर्स हमारे जो फोर्स था उसका नेचर कैसा है, जो फोर्स है उसका नेचर कैसा है. ठीक है, तो यहाँ अगर फोर्स का नेचर टेंसाइल है तो उस टेंसाइल फोर्स की वजह से जो बॉडी के अंदर किस टाइप के स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे, टेंसाइल. ठीक है. तो यहाँ से ये भी हमें टेंसाइल.
ये भी चीज क्लियर हुई कि अगर बॉडी के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो जो उसके स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे वो भी कैसे होंगे, टेंसाइल। ठीक है, अगर बॉडी पे हमारा टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा वो भी कैसा होगा, टेंसाइल होगा। ठीक, तो फर्स्ट इज टेंसाइल स्ट्रेस, नाउ द सेकंड इज कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब अगर इस बॉडी पे कंप्रेसिव फोर्स लगा तो दिस इज योर कंप्रेसिव फोर्स। इस फोर्स की वजह से बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन किस टाइप का होगा, इलोंगेट कर जाएगी या क्या होगा, छोटी हो जाएगी सर। ठीक है, इसका जो डिफॉर्मेशन क्या होगा, कंप्रेस करेगी है इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। स्मॉल एंड वेरी। ये हमारा फोर्स लगा कंप्रेसिव, इसकी वजह से बॉडी क्या कर गई, कंप्रेस कर गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये बॉडी कंप्रेस कर गई। अब हमें फिर से एनालाइज करना है, तो एनालाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें किसी भी पॉइंट पे अगर हमने एनालिसिस करनी है किस टाइप के स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लेना पड़ेगा। क्रॉस सेक्शन कट करना पड़ेगा। सेक्शन कट करना पड़ेगा। सेक्शन कट करने का मतलब समझ में आ रहा है कि हम उस पॉइंट पे गए, सपोज हमें ये वाला ही पॉइंट कंसिडर किया, ठीक है, ये लेंथ है इस पूरे हमारी बॉडी की, हमें ये सपोज कोई भी हमारा ये कंसल्ट पॉइंट सी था, ठीक, सी पे हम क्या करेंगे, हमें एनालाइज करना है कि इस पॉइंट पे हमारा किस टाइप के स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे सेक्शन क्या किया, इस बॉडी के अंदर से हमने काटा, हम इसको साइड में ले गए। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे करके बना रहा हूं मैं अभी। ये रहा हमारा डाउन, नीचे वाला पोर्शन, ठीक है, और ये रहा हमारा अपर पोर्शन। अभी तक हम क्या नीचे वाले पोर्शन की एनालिसिस कर रहे थे, इस बार हम ऊपर वाले पोर्शन की एनालिसिस करते हैं। अच्छा, बस थोड़ा सा और उसको। अगर हमें इसे एनालिसिस करना है तो अभी पहले इस पे अगर ये फोर्स एफ एक्ट कर रहा है, दिस इज अवर एफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इस पे ये एक्सटर्नल रिएक्शन कितनी आएगी पहले, सेम आएगी सर। सेम रहेगी। दिस इज अवर एक्सटर्नल रिएक्शन, दिस इज एफ। ठीक, अब हमें अपर पोर्शन को एनालाइज करना है। ठीक, तो हमें सपोज दिस फोर्स विल एक्ट ऑन इट, इसका मैग्नीट्यूड हमें पता है एफ, हमें ये पता करना है कि इंटरनली कितना फोर्स आ रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, इस पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, सपोज हमने इसकी डायरेक्शन अभी ले ली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, अभी अपवर्ड ले सकता डाउनवर्ड लिया है। हमें ये पता नहीं है इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे हमें पता तो है नहीं, हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैंने अज्यूम कर ली, मैंने मान के चला कि इस पे चलो नीचे की तरफ लग रहा है अभी। क्लियर, इसको माना हमने कहा आर, दिस इज आर। बल्ब छोड़ दो ना, फिर उनको मना कर दो बल्ब नहीं चलने दो। अरे कह यार सकते हैं मेरी कि क्लास चल रही है, बल्ब के लिए मेरी क्लास छुड़वा रहे हो? नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा बल्ब के। So we can say that summation of forces in y direction is 0 from the equation of equilibrium. डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, तो
F is acting in downward direction plus F, R is also acting in downward direction plus R equals to what? 0. R का मैग्नीट्यूड क्या आ गया? R is equals to minus F. ठीक है, तो यहाँ माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है? आपने जो फोर्स जो निकाला है इंटरनल, आपने एज्यूम किया है उसका मैग्नीट्यूड जो कितना होगा वो F ही होगा, पर उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी, इसकी अपोजिट होगी। ठीक है, तो हमने तो नीचे मान के चला था, पर निकल के कैसे आ गया? अगेन ये अपने आप आ गया ऑटोमेटिकली इनवर्ड या फिर कंप्रेसिव। क्लियर? तो अगर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होगा तो उसकी वजह से स्ट्रेस कैसी प्रोड्यूस होगी बॉडी के अंदर? कंप्रेसिव होगी सर। ठीक है, क्लियर? सेम क्लियर है? अगर कंप्रेसिव फोर्स है तो उसकी वजह से कैसी स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही है? कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही है। तो जिस मैग्नीट्यूड का, जिस नेचर का फोर्स होगा उसी नेचर की हमारी क्या स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर। जहां तक क्लियर सबको? सर ये जो एक्सटर्नल फोर्स जो एक्ट कर रहा है सर, वो कौन सा नॉर्मल रिएक्शन है या फिर कौन सा फोर्स है ये? नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है हमारी बॉडी के ऊपर। देखो नॉर्मली दिखाया हुआ है, कोशिश नॉर्मली की है ड्रॉ करने की। सर तो जो नॉर्मल रिएक्शन होता है सर वो तो बॉडी के परपेंडिकुलर होता है ना सर, आउटवर्ड डायरेक्शन में सर, लेकिन इस वाले केस में तो इनवर्ड डायरेक्शन में दिखाया जा रहा है ऊपर से। तो ये भी तो बॉडी पे नॉर्मली लग रहा है इस पॉइंट पे, यहाँ पे। सर तो यही कह रहे क्या हो सर ना? नॉर्मल, सर तो क्या नॉर्मल रिएक्शन सर इनवर्ड भी लग सकता है बॉडी पे? नॉर्मल रिएक्शन वो चीज अलग थी, नॉर्मल रिएक्शन है वो तो सरफेस पे जब बॉडी रखी हुई थी, तो किस टाइप का नेचर है वो तो हमारा फोर्स है उस पर डिपेंड कर जाएगा ना। अगर ये बॉडी कंप्रेस कर रही है तो बॉडी भी जो आउटर दूसरी बॉडी होगी तो वो भी तो उसे कंप्रेस ही करेगी इक्विलिब्रियम में रहने के लिए। हाँ सर, ये इक्विलिब्रियम का उसका कॉन्सेप्ट लग रहा है सर। हाँ ओके सर। ठीक, क्लियर यहाँ तक? यस सर। So the next third type of stress is shear shear stress. क्वेश्चन बनाने के लिए आपको when the force tried to move the body in opposite direction of the concerned body, ठीक है, अगर फोर्स हमारा बॉडी को अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराए तो उस टाइप के फोर्स को हम शियर फोर्स कहते हैं। उसको एनालाइज करते हैं पहले। अभी ये हमारे दो मेंबर हैं और हमारी जो कंसर्न्ड बॉडी है वो ये है। ठीक है, इससे वो कह सकते हो कि हमारे ये दो प्लैंक हैं और नट बोल्ट दोनों प्लैंक को ज्वाइन कर रहा है। क्लियर? यस सर। ये हमारा बोल्ट है, ये जिम कर लो, ये हमारा बोल्ट और ये हमारे दो प्लैंक्स को ज्वाइन कर रहा है। अब जब इस पे फोर्स एक्ट करेगा दो प्लैंक के ऊपर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, व्हाट विल हैपन? ये वाला अपर प्लैंक होगा, वो क्या करेगा? हमारे अपर वाले पोर्शन को इस साइड मूव कराने की कोशिश करेगा और डाउनवर्ड वाला जो पोर्शन है वो हमारे बोल्ट को राइट साइड मूव कराने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो व्हेन द फोर्स ट्राई टू मूव द बॉडी टू अपोजिट डायरेक्शन, इस टाइप के फोर्स को हम शियर फोर्स कहते हैं और इनकी वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसे हम शियर स्ट्रेस कह देते हैं।
अगर मैं अब यहाँ पे सेक्शन, इस पॉइंट पे सेक्शन कट करूं, दिस इज एक्स एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स। अब मैं एक्स पोर्शन पे सेक्शन कट कर रहा हूँ और इसे 3D में दिखा रहा हूँ, इसके जो इसका प्लान होगा वो शो कर रहा हूँ आपको, ठीक। क्लियर? कुछ इस टाइप का सेक्शन दिख रहा होगा, ऊपर से देखोगे। नेक्स्ट, यस सर। ठीक है, ये हमारा नीचे वाला बोल्ट हो गया। अब इमेज पुरानी वाली क्लियर रखना अपने अंदर। ठीक है, ये हमारा नीचे वाला बोल्ट हो गया जो नीचे वाली प्लैंक पे था। सेम दिस विल बी और ये कहाँ पे बात हो रही है, हमारे इस सेक्शन पे ही बात हो रही है, एक्स एक्स सेक्शन पे। ठीक है, एक्स एक्स सेक्शन पे मैंने क्रॉस सेक्शन कट किया हमारे इस कंसर्न्ड बोल्ट का, दिस इज बोल्ट। और मैं सिर्फ एक्स एक्स सेक्शन पे जो नीचे वाला पोर्शन बनाया वो ये वाला है इस पॉइंट पे, ठीक। और जो अपर पोर्शन है वो यहाँ पे ये रहा, सेम इसी बोल्ट पे मैंने शो किया। तो अब देखो इस पे, इस डायरेक्शन में फोर्स कैसे ऐसे लग रही थी, नीचे वाले प्लैंक पे हमारे, ये लो नीचे वाला बोल्ट पूरा ही बना दिया। ठीक है, दिस इज योर लोअर बोल्ट। क्लियर? अब पिक्चर क्लियर हुई थोड़ी? यस सर, क्लियर है सर पहले। ठीक है, दिस इज योर लोअर बोल्ट और ये हमारा अपर बोल्ट है। तो अब स्ट्रेस क्या कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो एक्सटर्नल डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने के लिए, इंटरनल डिफॉर्मेशन जो प्रोड्यूस हुआ एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, जो इंटरनल बॉडी रेजिस्ट कर रही होती है, उसे हम क्या कहते थे, स्ट्रेस। तो ये अब ये फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस पे स्ट्रेस कहाँ पे लगेगा, कोई बता पाएगा? लेफ्ट में लगेगा सर। लेफ्ट में लगेगा या सर, फिर opposite इस direction। सरफेस पे लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा बॉडी सर वही लेफ्ट कहता था मैं सर, अपोजिट। अपोजिट इस डायरेक्शन। सरफेस पे लगेगा। या ठीक है, अब ये ये सर वाला पैरेलल सरफेस, होता है। ठीक है, ये सरफेस समझ गए आप, ये वाला सरफेस बॉडी के परपेंडिकुलर वाले सरफेस पे है। और यहाँ पे फोर्स हमारा कैसे लग रहा था, इस डायरेक्शन में लग रहा था। अब इसको रेजिस्ट करने के लिए इस सरफेस पे, अंदर वाली सरफेस पे लगेगा और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, राइट साइड। ठीक है, दिस इज राइट साइड। ठीक है, क्लियर हो गई? ये शियर स्ट्रेस कौन सी सरफेस पे एक्ट कर रहा होगा? यस सर। सबको क्लियर है? स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं सिग्मा का। सिग्मा। दिस इज सिग्मा, सिग्मा सिंबल यूज करते हैं। यहाँ पे अगर इस केस में मैं कहूँ, यहाँ पे सिग्मा कितना हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस कितना हो जाएगा, फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, तो दिस इज एफ, दिस विल बी फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया। और एरिया कहाँ का, जहाँ पे फोर्स एरिया? लग रही है, जहाँ पे फोर्स लग रही है सर ये सब upper body ये वो पर एरिया cross जो हम section कंसीडर कर रहे होते हैं जिस सेक्शन पे हमें perpendicular निकालना लगता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना। अब जिस सेक्शन पे हमें स्ट्रेस निकालना है उस सेक्शन का यहाँ पे एरिया आता है। ठीक है, तो एरिया ये कहाँ का हो गया, एक्स एक्स का हो गया। ठीक है, इस पॉइंट पे हम स्ट्रेस निकाल रहे हैं ना, एक्स एक्स पे, तो ये एरिया कहाँ का हो जाएगा, एक्स एक्स का एरिया। ठीक है, इस केस में जो एरिया है हमारा थ्रू आउट सेम है। तो चाहे आप इस पॉइंट का एरिया लो, ये ए का लो, या फिर एक्स एक्स का लो, या फिर जेड जेड का कोई भी सेक्शन का एरिया, वहां का सेम आएगा। पर अगर बॉडी टेपरिंग हुई या फिर कोई भी सेक्शन चेंज किया
ठीक है, तो उस केस में स्ट्रेस भी क्या चेंज कर जाएगी, और जब उस सेक्शन पे निकालोगे तो जो एरिया लेंगे वो सेक्शन कंसर्न सेक्शन का लेंगे। क्लियर? यस सर। तो ये हो गया फोर्स अपॉन एरिया इस सेक्शन का। ठीक, सेम यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया ए सेक्शन का। शियर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम टाउ यूज करते हैं। Oh, ठीक, अगेन दिस Yes, इज sir. आल्सो अ फोर्स, तो फोर्स अपॉन एरिया। एरिया कौन सा, जिस सेक्शन पे ये एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो सेक्शन एक्स एक्स। क्लियर यहाँ तक सबको? कंप्रेशन स्ट्रेंथ के लिए वही होगा सिग्मा। हाँ, उसका सिंबल तो सिग्मा ही होगा, इसको भी सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है तो ये स्ट्रेस ही, और इसको भी लिख देंगे ऐसे, सिग्मा विल बी इक्वल्स टू व्हाट, फोर्स अपॉन एरिया एट 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सर शेयर के लिए अलग क्यों मतलब सिंबल है? इसको नोटेशन अलग कर दिया गया क्योंकि इसका सरफेस अलग होता है शेयर का। ठीक है, अभी तक सरफेस देख रहे थे कौन सा, ये अगर ये सारे सर, अच्छा ठीक है। ठीक है, इनका सरफेस देखो, जो फोर्स की जिस एक्सिस पे फोर्स लग रहा है उसी एक्सिस में ये भी लग रहे हैं, और इसीलिए इनका एक फोर्स रखा गया है, नीचे रखा गया, ये दूसरे सरफेस पे लग रहा होता है। ठीक है, इसलिए इसका सिंबल दूसरा रिप्रेजेंट कर दिया गया है। ओके सर, ओके। दिस इज योर shear. So the next of the topic is strain. Strain क्या है? It is simply a measurement of deformation produced per unit length. ठीक है, by the application of load. such change in length upon में original length. हाँ, बस जैसे कि स्ट्रेन था इंटरनल रेजिस्टेंस हमें डिफाइन कर रहा था, स्ट्रेन हमें बताता है कि जो बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुए ओरिजिनल लेंथ के कंपेयर में, उसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं स्ट्रेन के फॉर्म में। ठीक, तो सपोज this is again, this is some body on the application of load, its length has been increased, कितना चेंज हुआ इस सब हमने इसे कह दिया, दिस इज द चेंज ऑफ ओनली, ये हमारी इस बॉडी की ओरिजिनल लेंथ थी, दिस इज एल, ऑन द ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स डिफॉर्मेशन हैज बीन प्रोड्यूस, और कितना डिफॉर्म की बॉडी है, सपोज दिस इज हमने कह दिया इसे डेल्टा एल। ठीक है, दिस इज द चेंज व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स। और स्ट्रेन क्या होता है, मेजर होता है डिफॉर्मेशन का पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो कैसे इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं एप्सिलॉन से, तो स्ट्रेन विल बी व्हाट, चेंज इन लेंथ, कितना चेंज हुआ लेंथ के अंदर, दिस इज डेल्टा एल पर यूनिट लेंथ। ठीक है, यूनिट लेंथ मतलब क्या, उसकी ओरिजिनल लेंथ में कितना और चेंज हो गया, तो दिस इज एल। एल लेंथ की हमारी बॉडी थी, और ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स डेल्टा इन चेंज हैज टेकन प्लेस। यूनिटलेस ना, क्या, यूनिटलेस। हाँ, लेंथ क्या हुआ, चेंज इन लेंथ कितना आएगा, इसकी मीटर यूनिट में कितनी आएगा होगी, मीटर पर मीटर, मीटर मीटर कैंसिल हो गया, क्या हो गया, यूनिटलेस। यस सर। दिस क्वांटिटी इज यूनिटलेस।
क्लियर? यस सर।